फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व का भाग 19। पिछली कक्षा तक हमने भाग 18 तक देख लिया था। आज हम 19वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे 4.3.13 पर अंतराकाशी यौगिकों का बनना, है ना। जो अंतराकाशी यौगिक होते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, है ना, तो वो कैसे बनते हैं और क्या होते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे, है ना। और ये आपकी पुस्तक में 4.3.13 पर दिया हुआ है, एक बार उसे आप वहां से जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी उसके बाद हम मिश्रितों का बनना, जिन्हें हम अलॉय भी कहते हैं ना, अलॉय कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज या फिर उनकी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, हम इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। जो कि आपकी पुस्तक में 4.3.14 पर दी हुई है ना। इन दोनों के बाद अंतराकाशी यौगिकों का बनना और मिश्रितों का बनने के बाद हम उदाहरण नंबर 4.9 पर भी चर्चा करेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते। हाँ, अंतराकाशी यौगिकों का बनना, है ना। अंतराकाशी यौगिक मतलब इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, है ना। अंतराकाशी यौगिकों का बनना, तो ये क्या होता है, जब संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक के भीतर छोटे आकार वाले परमाणु जैसे H हाइड्रोजन, N नाइट्रोजन या C कार्बन संपाशित हो जाते हैं, तो अंतराकाशी यौगिकों की रचना होती है। क्या कह रहे हैं, जब वो संक्रमण धातु मतलब जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं ना, संक्रमण धातु, उनके जो क्रिस्टल जालक है, उनके भीतर जब छोटे आकार वाले परमाणु, देखो H हाइड्रोजन, N नाइट्रोजन और C कार्बन, अगर देखो तो इनकी परमाणु संख्या क्या है, एक। नाइट्रोजन की भी 7 है और C कार्बन की कितनी है, 6, है ना। तो ये जब इनकी परमाणु संख्या इतनी कम है तो इनका आकार भी छोटा हुआ है ना। परमाणु संख्या मतलब क्या होता है, उसमें प्रोटॉन कितने हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं लगभग लगभग, तो इनकी त्रिज्या काफी छोटी होती है, तो ये जो परमाणु है ये भी छोटे होते हैं। तो ये जो छोटे आकार वाले परमाणु जैसे H, N या C, जब ये संपाशित हो जाते हैं कहाँ पे, संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक के भीतर, तब अंतराकाशी यौगिकों की रचना होती है ना। तब अंतराकाशी यौगिक या फिर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये यौगिक सामान्यतया असमीकरणमाती, है ना, जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक होते हैं, क्या होते हैं, असमीकरणमिति, ठीक है। तथा ना तो आयनी होते हैं और ना ही सहसंयोजी, है ना। ना ही ये आयनी कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, है ना, ना ही कोवेलेंट या फिर सहसंयोजी कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे TiC है, Mn4n है, Fe3H है, VH0.56 है तथा TiH1.7। अगर आप देखो तो हमेशा हमने क्या देखा है, जब भी हम किसी कंपाउंड्स को देखते हैं ना, तो क्या होता है, जैसे H2O है तो उसमें H पे क्या लगा है, 2। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो VH क्या लिखा है, 0.56। कभी आपने देखा है एक से कम या फिर एक से ज्यादा दशमलव में इनकी संख्या आ रही है, नहीं देखा ना। जैसे VH0.56, KiH1.7 इत्यादि, ये हमें लगभग सिर्फ इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स में ही देखने मिलता है। क्यों? क्योंकि ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक होते हैं, ठीक है। तो इनके असमीकरण भी होते हैं, इसलिए इनके कुछ इस प्रकार से आते हैं, है ना। उचित सूत्रों धातुओं की कोई सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करते, है ना। ये जो धातु है ये कोई भी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इंडस्ट्रियल कंपाउंड या फिर अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं, जब कोई संक्रमण धातु के जो क्रिस्टल जालक है उसके भीतर छोटे छोटे परमाणु इसके जो जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये आ जाते हैं, तो ये मिलके अंतराकाशी यौगिकों की रचना करते हैं, ठीक है। ये नॉन स्टोइकोमेट्री या फिर असमीकरण होते हैं और ये ना तो आयनी होते हैं, ना तो आयनिक होते हैं, ना ही सहसंयोजी या फिर कोवेलेंट होते हैं, है ना। इनके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, है ना। और इनकी कोई सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित ये नहीं करते, है ना। ये कोई सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करते, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। संगठनों की प्रकृति के आधार पर इस प्रकार की यौगिक
अंतराकाशीय यौगिक इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहलाते हैं, है ना। इसकी संघटनों की प्रकृति के आधार पर इस प्रकार के जो यौगिक अंतराकाशीय होते हैं उन्हें हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहलाते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इन यौगिकों के मुख्य भौतिक एवं रासायनिक अभिलक्षण निम्न होते हैं, है ना। ये उनके कुछ भौतिक और रासायनिक अभिलक्षण दिए हुए हैं जिन पे अभी हम दृष्टि डालें। तो पहला, अंतराकाशीय यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं जो शुद्ध धातुओं से भी अधिक होते हैं, है ना। जो अंतराकाशीय यौगिक होते हैं इनके गलनांक काफी ज्यादा उच्च होते हैं। अगर जो शुद्ध धातु है, जैसे यहाँ पर हम किसकी Fe3H Mn4n इन सब की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इन धातुओं से भी जो कुछ कुछ जो अंतःकाशीय यौगिक धातु होते हैं, है ना, उन्हें उनकी तुलना करेंगे तो कुछ शुद्ध धातुओं से भी अधिक इनका गलनांक होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखें, चलो, ये अति कठोर होते हैं, यहाँ तक कि कुछ बोराइडों की कठोरता लगभग हीरे की कठोरता के समान होती है ना। ये अति में कठोर भी होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड या कठोर होते हैं। और कुछ बोरॉइड्स को हम देखें तो उनकी कठोरता हीरे से भी अधिक होती है। अगर आपको पता है हीरा पूरी दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, तो कुछ बोरॉइड है उनकी जो कठोरता है वह हीरे के लगभग होती है, उनसे ज्यादा नहीं, लगभग होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, इन यौगिकों की धात्विक चालकता सुरक्षित रहती है। इनकी जो मेटेलिक कंडक्टिविटी या फिर धात्विक चालकता है यह सुरक्षित रहती है। मतलब जो तत्व में थी, है ना, जो धातु में थी, और धातु से जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड या फिर हमारा जो यौगिक बना अंतराकाशीय यौगिक, उसमें भी जो धात्विक चालकता है वह होती है। ठीक है। चौथा, रासायनिक रूप से अंतराकाशीय यौगिक निष्क्रिय होते हैं, है ना। अगर हम केमिकल रिएक्टिविटी या फिर इन्हें रासायनिक रूप से देखें ना, रासायनिक रूप से जो अंतराकाशीय यौगिक होते हैं वह निष्क्रिय होते हैं, मतलब ज्यादा एक्टिव नहीं होते। ठीक है, ये निष्क्रिय होता है। तो ये जो अभिलक्षण है ये आपको समझ आ गए हो, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़, चलो। हाँ, अब हम बात करेंगे मिश्रातुओं का वर्णन, है ना। जो अलॉय है या फिर मिश्रातु है इनका वर्णन। तो ये आपकी पुस्तक में 4.3.14 पर दिया है, तो इस भाग के बाद आप एक बार उसे पुस्तक से जरूर पढ़ लीजिएगा। हाँ, तो मिश्रातु जिसे हम अलॉय कहते हैं विभिन्न धातुओं का सम्मिश्रण होते हैं। देखो, जैसे तो कोई भी, जैसे आपने ब्रास के बारे में सुना होगा, है ना। तो ब्रास, है ना, पीतल, जिसे हम ब्रास बोलते हैं, तो वह क्या है, अलॉय या फिर मिश्रातु है। मिश्रातु मतलब कोई दो धातु मिली, दो या दो से अधिक धातु, उन्हें मिलाया और उनसे एक हमने यौगिक बनाया जिसे हम अलॉय या फिर मिश्रातु बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम मिश्रातु बोलते हैं, जो कि विभिन्न विभिन्न धातुओं को मिला के जो हम मिश्रातु बनाते हैं, मतलब जो यौगिक बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मिश्रातु बोलते हैं। जो कोई दिक्कत नहीं, चलो देख। हाँ, तो मिश्रातु विभिन्न धातुओं का सम्मिश्रण होता है जो कि धातुओं के सम्मिश्रण से प्राप्त होता है ना। क्या होता है, विभिन्न धातुओं का सम्मिश्रण होता है जो कि धातुओं के सम्मिश्रण से प्राप्त होता है। ठीक है, मिश्रातु समांगी ठोस विलयन हो सकते हैं। तो मिश्रातु है वह समांगी ठोस विलयन हो सकते हैं जिनमें एक धातु के परमाणु दूसरी धातु के परमाणु से अनियमित रूप से वितरित रहते हैं। तो क्या, तो एक धातु के परमाणु है वह दूसरी धातु के परमाणु से मतलब अनियमित रूप से वितरित रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार के मिश्रतों की रचना उन परमाणुओं द्वारा होती है जिनकी धात्विक त्रिज्याओं में 15% का अंतर है ना। जो होमोजीनियस होते हैं, है ना, या फिर ये वाले जो है जिनमें अनियमित रूप से वितरित होते हैं, है ना, इन मिश्रातुओं की रचना जो होती है वो उन परमाणुओं द्वारा होती है जिनकी जो धात्विक त्रिज्या है, मतलब जो मेटेलिक रेडियस है, धात्विक त्रिज्या, उनमें लगभग 15% का अंतर हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब संक्रमण धातुओं के अभिलक्षणिक गुणों तथा उनकी त्रिज्याओं में समानता के कारण संक्रमण धातुओं द्वारा मिश्रातुओं की रचना सरलता पूर्वक होती है। देखो, जो संक्रमण धातु या ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, मतलब ट्रांजिशन मेटल्स, कौन से, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं
और उनमें से हमने कौन से संक्रमण की बात हो रही है, मतलब ग्रुप 12 के जो तत्व है उन्हें हटा दिया है ना। लगभग लगभग डी ब्लॉक में जितने भी तत्व हैं वो सारे धातु है ना। अगर उनमें भी अगर कोई धातु ना हो तो उसे भी हम हटा देंगे। तो जो संक्रमण धातु है उनकी अभिलक्षणिक गुणों तथा उनकी त्रिज्याओं में समानता के कारण, जो उनके अभिलक्षणिक गुण है और जो उनकी त्रिज्याएं हैं उनमें काफी समानता है। तो उनकी त्रिज्याओं में समानता के कारण संक्रमण धातुओं द्वारा मिश्र धातुओं की रचना सरलतापूर्वक होती है ना। क्या, एक तो उनके अभिलक्षणिक गुण और दूसरी जो उनकी त्रिज्या है वह काफी समान होती है, मतलब लगभग लगभग एक से ही उनकी जो त्रिज्या होती है वह आसपास ही रहती है ना। तो उनकी त्रिज्याओं में समानता के कारण संक्रमण धातुओं द्वारा मिश्र धातुओं की रचना सरलतापूर्वक होती है। इसलिए जो संक्रमण धातु है उनके द्वारा मिश्र धातुओं की जो रचना है वह काफी सरलपूर्वक होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, इस प्रकार प्राप्त मिश्र धातु कठोर होते हैं तथा इनके गलनांक सामान्यतः उच्च होते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो मिश्र धातु प्राप्त होते हैं वो काफी क्या होते हैं, कठोर होते हैं तथा जो इनके गलनांक है ना, गलनांक है वह ज्यादा, मतलब जो इनके गलनांक है वह ज्यादा या फिर उच्च होते हैं। ठीक है, क्या है, जो मिश्र धातु बनते हैं वह एक तो कठोर होते हैं। देखो अभी भी हमने पढ़ा है, ये जो मिश्र धातु होते हैं वह कठोर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो धातु से मिलकर बने होते हैं और ज्यादातर धातु अगर हम खुद छोड़ दें तो क्या होते हैं, कठोर होते हैं। इसलिए जो अलॉय है या फिर मिश्र धातु है वह भी कठोर होता है। और कुछ मिश्र धातु तो जिन मेटल से बनाए जाते हैं, मतलब जिन धातुओं से बनाए जाते हैं उनसे ही ज्यादा कठोर होते हैं और उनसे ज्यादा, मतलब उनसे ज्यादा अच्छे भी होते हैं। ठीक है, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो धातु जिससे हम मिश्र धातु बना रहे हैं, ठीक है, उनमें वो खूबी नहीं है, लेकिन जो मिश्र धातु जो अलॉय हमने उन धातुओं से बनाया है उनमें ज्यादा खूबी है। ठीक है, हाँ, तो इनके गलनांक सामान्य उच्च होते हैं। फेरस मिश्र धातु, फेरस मिश्र धातु सबसे सुपरिचित मिश्र धातु है ना। जो फेरस मिश्र धातु है वह सबसे सुपरिचित मिश्र धातु है। क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम तथा मैग्नीज का उपयोग विभिन्न प्रकार की स्टील तथा स्टेनलेस स्टील के उत्पादन में किया जाता है ना। जो फेरस मिश्र धातु है वह सबसे सुपरिचित मिश्र धातु है, मतलब जिससे हम सबसे ज्यादा अलॉय या फिर मिश्र धातु बनाते हैं उसमें हम सबसे ज्यादा फेरस का ये प्रयोग करते हैं, है ना। ऐसे ही जो क्रोमियम है Cr देखो है ना, ये भी का है, थ्री डी का है ना, डी ब्लॉक का तत्व है ये भी, है ना। तो जो क्रोमियम है, वेनेडियम, देखो वेनेडियम भी थ्री श्रेणी का तत्व है। टंगस्टन, मोलिब्डेनम, ये सारे जो तत्व है, मैग्नीज वगैरह, इनका उपयोग विभिन्न प्रकार से, है ना, विभिन्न प्रकार के स्टील तथा स्टेनलेस स्टील के उत्पादन में किया जाता है। अगर आपको पता हो तो जो स्टील है वह कोई धातु नहीं है, मतलब वह एक मिश्र धातु है ना। मिश्र धातु मतलब एक अलॉय है जो कि आयरन, मतलब ये जो अपना आयरन है और क्रोमियम वगैरह है इन सब से मिलकर बना है ना। मतलब मुझे पक्के से नहीं पता, शायद आयरन और क्रोमियम ही होता है ना। हाँ, तो आयरन क्रोमियम वगैरह से स्टील, और स्टेनलेस स्टील है ना, स्टेनलेस स्टील नाम सुना होगा, घर में बर्तन वगैरह आते हैं, है ना। तो वह भी कोई धातु नहीं है, ये भी एक मिश्र धातु है जो कि कई प्रकार के जो संक्रमण धातु है इनसे मिलकर बना हुआ। ठीक है, तो ये जो है आयरन, क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम और मैग्नीज, मैग्नीज ये सब मिलकर कई प्रकार के स्टील तथा स्टेनलेस स्टील के उत्पादन में मदद करते हैं। मतलब स्टील और स्टेनलेस स्टील इन्हीं तत्वों से बना होता है। ठीक है, असंक्रमण धातुओं तथा संक्रमण धातुओं के संयोग से प्राप्त मिश्र धातु औद्योगिक महत्व के होते हैं, है ना। जो नॉन ट्रांजिशन मेटल्स, मतलब असंक्रमण धातु, या फिर संक्रमण धातु मतलब ट्रांजिशन मेटल, है ना, इनके सहयोग से, मतलब इनके सहयोग से जो मिश्र धातु या फिर अलॉय प्राप्त होते हैं वह औद्योगिक महत्व के होते हैं ना। ये जो इंडस्ट्रीज वगैरह है, फैक्ट्रीज वगैरह है ना, माइंस वगैरह औद्योगिक महत्व के, उनके महत्व के भी होते हैं, है ना। जिनके उदाहरण है पीतल। अब देखो आपने बहुत सुना होगा पीतल, पीतल, तो पीतल भी एक धातु नहीं है, मतलब वह बहुत सारी धातुओं का एक मेल है ना। पीतल किससे बनता है, ज्यादातर कॉपर से और जिंक से, है ना। कॉपर एक तत्व है, धातु है, जिंक एक तत्व है ना। और उन दोनों तत्वों को मिलाकर हमने पीतल एक तत्व बनाया है। ये पहले से ही प्रकृति में नहीं पाया जाता था, ये हमने आर्टिफिशियली, मतलब इंसानों ने कॉपर
और जिंक को मिलाकर बनाया है। ऐसे ही जो कांसा है ना, तो कांसा जो है वह भी कॉपर और टिन को मिला के बनाया जाता है। जो कांसा है वह भी प्रकृति में नहीं पाया जाता खुद से, ये भी इंसानों ने कॉपर और टन, देखो सिर्फ कॉपर टन नहीं, लेकिन ज्यादा मात्रा में कॉपर और टन, इनके मेल से ही कांसा कांसा बनाया गया है। ठीक है, और भी बहुत प्रकार के मिश्रातु है जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत समझ आ गया? जो मिश्रातु है वह कैसे बनते हैं? ठीक है, दो या तीन, दो या उससे अधिक जो संक्रमण धातु है इनसे मिलके जो यौगिक बनता है उसे हम मिश्रातु बोलते हैं। ठीक है, इतना ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 4.9। ऑक्सीकरण अवस्था के असमानुपातन का क्या अर्थ? एक उदाहरण दीजिए। अब देखो, इनने हमसे पूछा है ऑक्सीकरण अवस्था के असमानुपातन का क्या अर्थ है। असमानुपातन का मतलब क्या होता है? तो हल में हम देखते हैं, जब एक विशिष्ट ऑक्सीकरण अवस्था उससे कम तथा उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं की तुलना में कम स्थायी हो, उसको क्या असमानुपातन होता है कहते हैं या फिर होता है। ठीक है, मतलब देखो, जब कोई विशिष्ट ऑक्सीकरण अवस्था है ना, जैसे मान लो यहाँ पे मैग्नीज है, वह भी +6 में है ना, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितना है? +6 है ना। तो उससे जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था, जैसे Mn7 भी हो सकता है ना, और उससे जो कम ऑक्सीकरण, उसकी तुलना में जो कम ऑक्सीकरण अवस्था हो, जैसे Mn4 वगैरह हो गया है ना, तो ये दोनों ही जो ऑक्सीकरण अवस्था हो है ना, जब एक विशिष्ट ऑक्सीकरण अवस्था उससे कम है ना, उससे कम जैसे Mn4 हो गया, और उससे उच्च जैसे Mn+7 हो गया है ना, उन दोनों की तुलना में कम स्थायी हो, मतलब जो Mn6 है वो Mn+7 और Mn+7 इन दोनों से कम स्थायी है ना, तो उसका असमानुपातन होता है। तब क्या होता है? उसका असमानुपातन होता है। जैसे मैग्नीज 6 ऑक्सीकरण अवस्था मैग्नीज 7 तथा मैग्नीज 4 की तुलना में अम्लीय माध्यम है ना, अम्लीय माध्यम में कम स्थायी। ठीक है, तो क्या असमानुपातन मतलब, जब हम कोई धातु लेंगे है ना, और मान लीजिए वह किसी एक ऑक्सीकरण अवस्था पे है ना, और जब उससे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था और उससे कम ऑक्सीकरण अवस्था, वही धातु उन दोनों की तुलना में वह सबसे कम स्थायी है ना, स्टेबिलिटी उसके पास सबसे कम है, तब उसका क्या होता है? असमानुपातन होता है। ठीक है, हमने उदाहरण लिया किसका? हम मैग्नीज 6 का उदाहरण ले रहे हैं। जो मैग्नीज 6 है वह अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में मैग्नीज 7 और मैग्नीज 4 है ना, मैग्नीज 6 है वह मैग्नीज 7 और मैग्नीज 4 इन दोनों की तुलना में अम्लीय माध्यम में कम स्थायी है ना, मतलब Mn6 Mn4 और Mn7 दोनों से कम स्थायी है, इसलिए उसका क्या होगा? असमानुपातन होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो ये रिएक्शन देखते हैं, ये देखो इसमें क्या होगा। 3Mn6O4 2- है ना, इनने 3 मोल लिए, 3 मोल ये इसके Mn6O4 2- के, उसमें 4 हाइड्रोजन के प्लस 4H+ किया हमने। ठीक है, 3Mn6O4 2- प्लस 4H+ गिव्स 2Mn7O-4 है ना। तो क्या मिला हमें? Mn7। यहाँ पर जो मैग्नीज है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था थी +6, और यहाँ पर जो मैग्नीज है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था है +7। लेकिन यही नहीं, Mn6 से Mn7 तो बना ही, लेकिन एक यौगिक और बना, ये क्या है? Mn4O2। यहाँ पर जो मैग्नीज है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +4 है ना। तो असमानुपातन में क्या हुआ? एक मैग्नीज अपनी +6 की ऑक्सीकरण अवस्था से Mn7 और Mn4 मतलब मैग्नीज अपनी +7 और +4 की ऑक्सीकरण अवस्था में टूट गया है ना, और +2H2O है ना, इसके साथ पानी भी निकला। ठीक है, तो Mn6 जब अपने Mn4 और Mn7 में टूट गया, क्यों टूटा है? देखो, कोई भी अभिक्रिया तभी होती है जब जो रिएक्टेंट में है ना, मतलब जो हम यहाँ ले रहे हैं, वो अपनी जिस ऑक्सीकरण अवस्था में हो वह उससे ज्यादा स्थायी अवस्था में जा सकता हो अभिक्रिया के बाद है ना। तो Mn जो मैग्नीज था वह अपनी +6 ऑक्सीकरण अवस्था में इतना स्थायी नहीं था जितना कि Mn+7 और +4 में था, इसलिए उसकी अभिक्रिया हो गई, उसका असमानुपातन हो गया। ठीक है, जिससे वह Mn7 और Mn4 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या देखा? अंतराकाशीय यौगिकों का वर्णन,
मतलब इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, जो कि आपकी पुस्तक में 4.3.13 पर दिए हुए हैं। उसके बाद मिश्र धातुओं का बनना है ना, अलॉय होते हैं वह कैसे बनते हैं और क्या होते हैं, इस पे चर्चा की, जो कि आपकी पुस्तक में 4.3.14 पर है। एक बार इसे भी आप देख लेना। उसके बाद हमने उदाहरण नंबर 4.9 को अच्छे से समझा है ना। इसके बाद अगली कक्षा में, मतलब अगले भाग में हम क्या, संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक है ना, जो संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक है उन पे चर्चा करेंगे, जो कि आपकी पुस्तक में 4.4 में दिए हुए हैं। और उसके बाद धातुओं के ऑक्साइड एवं ऑक्सो ऋणायन के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपकी पुस्तक में 4.4.1 में दिए हुए हैं। तो ये आप एक बार देख लेना, बाकी हम अपने भाग में तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले भाग में।